लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था भैया मुद्रा होती क्या है, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, एक हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा का क्या योगदान हो सकता है, ये मुद्रा आती कहाँ से, उन सारे पक्षों में हमने बात किया था। अब देखो उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज आपके साथ मौद्रिक नीति जो डिस्कस करूँगा उसमें स्टार्ट करते हैं इस बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट को अपन क्या कहते हैं, चिट्ठा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चिट्ठा। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी फर्स्ट क्लास में। देखो बैंकिंग जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो बैंकिंग में सबसे पहले हमने एक अकाउंट का एक फॉर्म बनाया था। बेसिकली वो बैलेंस शीट ही बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि भैया इस प्रकार के इतने इतने खर्चे होते हैं, ये यहाँ CRR इतना निकल गया, SLR इतना निकल गया, तो इतना बच गया आपके लोन देने के लिए, इस लोन में से भी इतना निकल गया तो कितना फाइनली लोन आपके पास देने के लिए बच गया। वो सारी हमने प्रक्रिया बैंकिंग में देखी थी। अब इसमें देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ये है एसेट। एसेट आप सभी को मालूम ही है, जिसको हम परिसंपत्ति भी बोलते हैं। ये है लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं देनदारियां। अब इसमें देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कोष और यहाँ लिखा है भैया जमा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे विनोद है, विनोद पहली बार किसी बैंक में पैसा जमा कराने गया, या यूँ मान लीजिए एक ऐसा बैंक है या एक ऐसे जगह वो बैंक है जहाँ पर केवल एक ही बैंक है और जहाँ पर विनोद ही केवल ग्राहक बन के भैया पैसा जमा कराने गया है। तो मान लो भैया विनोद ने 100 रुपये जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए, 100 रुपये जमा कराए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये 100 रुपये बैंक में जमा कराए तो बैंक को ये 100 रुपये जब कभी विनोद को ज़रूरत पड़ेगी तो भैया देने पड़ेंगे ना। विनोद मतलब लेने आ गया बैंक के पास पैसा, तो ये जो जमा कराए जमा उसको लौटाने पड़ेंगे बैंक को। तो इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा, लाइबिलिटीज़ कर दिया इसको। हमने दोस्तों उसको बता दिया लाइबिलिटीज़ मतलब ये देनदारियाँ हैं, ये बैंक की देनदारियाँ हैं। बैंक को भैया कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो जमा लौटानी पड़ेगी, इसलिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। अच्छा दूसरी बात, अब क्या होता है कि बैंक को अपना कुछ कोष जमा कराना पड़ता है रिजर्व बैंक में। सपोज करो ये जमा कराया 100 रुपये और यही जमा करा दिया रिजर्व बैंक में जाके इस बैंक ने 100 रुपये, तो ये तो बैंक का कोष हो गया। क्या हो गया, बैंक का कोष हो गया। जब कोष आपका 100 रुपये जमा है और लाइबिलिटीज़ में आपके पास जमा जो हुई है ग्राहकों के द्वारा वो भी 100 रुपये है, तो बैलेंस शीट में देखो एक रूल होता है कि दोनों जो पक्ष हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ वो हमेशा समान रहते हैं। जो उनका योग आएगा ना वो हमेशा समान आएगा। सपोज करो कि अगर असमान होता है तो उसमें या तो आपके पास हानि होगी या लाभ होगा, वो आपको शो करना पड़ेगा कि साहब आपकी परिसंपत्ति थी वो तो 100 रुपये की है टोटल आ रही है और लाइबिलिटीज़ आपकी 80 रुपये की, मतलब कि 80 रुपये की जगह आपके पास इस समय 100 रुपये की संपत्ति है। सपोज करो भैया, मतलब कि मैंने आपसे कहा कि मुझे भैया देखो मेरे पास जो जिम्मेदारी है ना वो तो 80 रुपये की है ना। कितनी है, 80 रुपये की, मतलब कि बेटी का ब्याह करना है, भैया को दुकान बनानी है, मकान बनाना है, वो सारी लाइबिलिटीज़ मेरी कितने की, 80 रुपये की है। और मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास 100 रुपये है। कितना पैसा है, 100 रुपये। तो आप क्या बोलोगे, साहब 20 रुपये तो तुम फ़ायदे में हो। क्या, 20 रुपये तो तुम फ़ायदे में हो। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ में यदि मैं धंधे के हिसाब से बात करूँ तो मेरी जो देनदारियाँ हैं वो 80 रुपये की है और मेरी यदि परिसंपत्ति 100 रुपये की है तो जो 20 रुपये वो क्या है मेरा, वो लाभ है। वो क्या है, लाभ है। तो वो लाभ में मुझे दिखाना पड़ेगा उसको, है ना। तो क्या होगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 100 रुपये जो हैं इनका जोड़ इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा अब मैंने आपको एक टर्म बताया था कि जो मुद्रा की आपूर्ति कितनी हमारी अर्थव्यवस्था में हो रही है उसको माप करने के लिए, मेज़र करने के लिए हमने कोई टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करी थी, जिसको हमने क्या बोला था, M1, M2, M3, M4। ये भैया बहुत दिक्कत करती है बच्चों को, यूँ कहते हैं साहब हमें बड़ी परेशानी क्रिएट करती है। तो इस परेशानी को आज के लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज जीवन भर के लिए समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा M1 को यदि अभी हम देखते हैं, अभी सामान्य रूप में देख लो भैया M1 क्या होती है। ये जो M1, M2, M3, M4 है ना, मैंने आपको इसके बारे में एक बात और बताई थी कि इनका जो क्रम है ना वो तरलता के माध्यम से भी है। तरलता कैसे कि M1 सबसे ज़्यादा तरल होगा, M2 उससे कम होगा, M3 उससे कम होगा और M4 उससे भी कम होगा। M1 में हमने देखा करेंसी प्लस जमा। देखो जमा कितना है, 100 रुपये, और करेंसी तो हमने कहीं शो ही नहीं कर रखी। तो 100 0 + 100 ये हमारी M1 कितनी आ गई। अगर मैं बात करूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी अभी कितनी भैया मुद्रा की आपूर्ति है, तो हम क्या कहेंगे साहब, 100 रुपये की हमारी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति है। स्पष्ट है।
चिंता मत करो, ये जैसे जैसे अभी चैप्टर आगे चलेगा ना, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग आपसे करी है ये एंड में अच्छे से आपको समराइज हो जाएगा। जैसे पिक्चर शुरू होती है ना, तो मालूम नहीं पड़ता है कि भैया ये कांड किसने किया है, ये एंड में जाके मालूम पड़ता है अच्छा वो कैरेक्टर आया था तो वो वहाँ जाके जुड़ गया था। ऐसे ही जो हमारी पिक्चर है ना, जैसे जैसे एंड में जब फिनिश होगी ना, तो सारे कैरेक्टर एक साथ जुड़ जाएंगे। आगे चलते हैं ना प्यारे बच्चे, 2-3 चीज़ें और देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी सीखी थी। हमने देखा था स्टार्टिंग में बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, जब बैंकिंग पढ़ा था ना तो हमने उसमें देखा था। देखो ये सब मौद्रिक नीति से बड़े संबंधित और रिलेटेड है, अभी इसके बारे में आपको ध्यान में आता रहेगा विषय। मैंने क्या लिखा है, साख सृजन की सीमाएँ और मुद्रा गुणक। अभी जो हम अभी इसमें समझेंगे अगले 10-5 मिनट में, ये 2 चीज़ और अच्छे से समझ जाएंगे। पहले तो हम देखेंगे भैया साख सृजन की सीमा है। साख सृजन की सीमाओं से मेरा क्या तात्पर्य है। देखो भैया जो बैंक है आपकी और हमारी एक बेसिक एक क्वेरी होनी चाहिए कि भैया कोई बैंक है वो कितना भैया लोन दे सकता है ना। जैसे गांव में कोई सेठ जी हैं तो सेठ कितना लोन दे सकता है, कि देखो कई बार कहते हैं ना, देखो उसकी अगर तुम्हें बेटी का ब्याह करना है गाँव में, बातचीत कई बार करते हैं, देखो तुम्हें जो लाख रुपए चाहिए, ये लाख रुपए तो आपको ही अपने गांव का सेठ है ये प्रोवाइड करा देगा। तो भैया वो प्रोवाइड कैसे करा देगा वो, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया लाख रुपए की उसके पास क्षमता है, और कल को आपको बेटी का ब्याह 10 लाख रुपए का करना है तो आपके मित्र क्या बोलेंगे, देखो उसकी सीमा जो है वो कितनी है, लाख रुपये तक का ही तुम्हें लोन दे सकता है ब्याह कराने के लिए। 10 लाख रुपये तुम्हें लोन चाहिए तो एक काम करो, शहर में एक बड़ा महाजन सेठ है उसके पास चलो, वो तुम्हें दे देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि भैया क्या साख सृजन की कोई सीमाएं हैं क्या? बिल्कुल हैं। अच्छा ये हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में यदि हम देखें, ये क्रेडिट क्रिएशन की सीमाएं कौन तय करता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बैंकों के पापा जी आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई ये तय करता है कि भैया साख सृजन की सीमाएं क्या होंगी। अच्छा अब इसमें 2-3 पक्ष हैं, उनको ध्यान करो। पहला पक्ष, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, इसमें देखो सपोज करो कि विनोद या जैसे मैं हूँ किसी बैंक में लोन लेने गया और मुझे लोन चाहिए था 500 रुपये का, तो क्या मुझे 500 रुपये का वो बैंक लोन दे सकता है क्या? तो अगर उसकी वो मुझे लोन दे सकता है 500 रुपये का, तो बेसिकली ये साख सृजन की कोई ना कोई सीमा होगी जिसके अंतर्गत मुझे लोन दे रहा है। अच्छा लोन तो इसने मुझे दे दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे ही हम बाहर निकले बैंक से तो मेरे साथ मेरा एक मित्र और था, तो उसने कहा विकास यार देखो 500 रुपये का लोन दे दिया, ये 1000 रुपये का भी लोन दे सकता है क्या? तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, इसकी बैलेंस शीट देख लेते बैंक की, बैंक को अच्छे से समझेंगे कितना लोन दे सकता है, तो उससे फिर अपन उतना ही लोन मांग लेंगे। सेटिंग अच्छी है अपनी बैंकिंग में। तो ये 500 रुपये की हमने जब देखा कि इसने हमें लोन दे दिया, तो भैया आगे आपको क्या देखना पड़ेगा। सपोज करो कोई भी बैंक, उसकी साख सृजन की सीमाएं होती हैं वो कुछ चीज़ों पर भी तय होती हैं। कैसे? मैंने आपसे स्टार्टिंग में 2 टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, CRR और SLR। CRR क्या कहता है भैया? कैश रिजर्व रेशो, जो आप सभी जानते हैं कि नकद के रूप में सामान्यतः किसके पास जमा कराते हैं हम भैया? RBI के पास जमा कराते हैं। और ये दोनों के लिए क्या है? वैधानिक अनिवार्यता है। क्या है मेरे प्यारे दो बच्चों? वैधानिकता अनिवार्य से क्या है कि भैया जो भी हमारे ये कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से हैं, उन सबको मैंडेटरी रूप से CRR और SLR क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा सपोज करो, मान लो ये जो CRR है ये तो हमें कैश के रूप में भैया रखनी पड़ती है कहाँ पर? RBI के पास। और जो SLR क्या है, जिसको हम सांविधिक तरलता अनुपात भी बोलते हैं या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ये हमें प्रतिभूतियों के रूप में भी रख सकते हैं ना। और किसके पास रहती है? बैंक के पास ही रहती है। अब सपोज करो भैया CRR आपकी 20% है। CRR कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 20% है। SLR पर नहीं, अभी CRR को पकड़ के चलते हैं, क्योंकि भैया ये RBI बैंक के पापा जी के पास जा रही है ना, इसी को पकड़ के चलते हैं CRR को। अब इसको एक बार देख लेते हैं। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उससे आपके काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हो जाने वाली है। देखो उदाहरण समझते हैं। ये बैंक है, अभी जो बैंक है इसमें आप यूँ मान लो कि भैया 100 रुपये भैया जमा हुए। कितने? 100 रुपये इसके पास जमा है। कितने जमा है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 रुपये जमा है। और जो CRR है वो कितना है? 20% है। कितना है? 20% है। अब भैया इस 100 रुपये का कितना CRR हमें मेंटेन करना पड़ेगा? 20% करना पड़ेगा ना।
तो भैया 20% इसमें से मैंने 20 रुपये माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपए बचे? 80 रुपये बचे। अभी केवल इतना ही समझना, जितना बता रहा हूँ उतना ही समझना। तो भैया 20 रुपये आपने CRR के माइनस कर दिया, और ये कैश रिजर्व रेशो जो था ये आपको क्यों माइनस करने पड़े? क्योंकि भैया ये 20 रुपये कहाँ चले गए? बैंकों के, बड़े बैंक RBI के पास चले गए, और ये वैधानिक रूप से अनिवार्य कर रखा है हमने। अच्छा, कर क्यों रखा है वैधानिक रूप से अनिवार्य? क्योंकि भैया आप आराने होके लोन ऐसे ही नहीं बांट दो दुनिया में, लाभ कमाने के चक्कर में लोग बांटो बांटो बांटो। अरे भैया, जनता का जमा का पैसा तुम ऐसी लोनों में सबको दे दोगे, और कल को जनता ने पैसा मांगने आ गई तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कुछ बैकअप है क्या? तो उस बैकअप को रखने के लिए भैया 20 रुपये का CRR तुम्हें इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के बैंक, बैंकों के पापा जी के पास रखना पड़ेगा। स्पष्ट है? अच्छा, मुझे बताओ, 20 रुपये तो दे दिए भैया आपने RBI को पास, अब आपके पास कितने रुपए बचे लोन देने के लिए? आप कहेंगे सर कि अब 80 रुपये लोन देने के लिए बचे। देखो, अभी व्योमकेश बख्शे नहीं बनना कि साहब SLR भी घटेगा और ये भी घटेगा, फिर उसके लिए भी अपन को प्रोविज़न रखना पड़ेगा, उसके लिए भी दिमाग मत लगाना, केवल अभी इतना समझ लो, 20 रुपये यदि CRR चले गया तो कितने रुपये बचेंगे आपके पास? 80 रुपये। क्या करने के लिए? लोन देने के लिए। तो मैं आपसे बात करूं कि भैया ये जो बैंक है इसकी सीमा कितनी है साख सृजन की? तो आप सभी क्या कहेंगे? सर इसकी साख सृजन की सीमा 80 रुपये है। क्या है? 80 रुपये है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, यदि तुम्हारे परीक्षा में कोई स्टेटमेंट आ जाए कि किसी भी बैंक की साख सृजन की सीमाएं तय हो सकती हैं क्या, या तय होती हैं क्या, या उसकी साख सृजन की सीमाएं तय करने के लिए CRR, SLR महत्वपूर्ण योगदान करती हैं क्या? तो आप क्या कहेंगे? साहब बिल्कुल करती है। इस CRR की वजह से ही तो भैया हमारी सीमा तय हो गई कि 100 रुपये तो जमा है बैंक में, लेकिन हम कितना दे सकते हैं? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि साख सृजन की सीमा कितनी है? 80 रुपये है। कितनी है? 80 रुपये है। तय हो गई ना। यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो घबराना मत, अब तो आप समझ चुके हो। साख सृजन मतलब कि किसी बैंक की लोन देने की कितनी क्षमता है, कितना लोन दे सकता है, वो हमने अभी अभी देखा है। 80 रुपये अभी हमने इस उदाहरण के अंतर्गत देखा है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। बोलो सर ये क्या नई चीज़ बना दी? देखो अब इसको समझो। साख सृजन की सीमाएं आप समझ चुके थे कि भैया 100 रुपये जमा कराए तो कितना लोन दे सकते हो? 80 रुपये दे सकते हो ना। इसी उदाहरण को आगे मैं लेके चलता हूँ। देखो, हमने बैंक में रुपए जमा कराए 100, या यूँ कह लो कि भैया बैंक में 100 रुपये जमा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कितना अनिवार्य कोष रखना पड़ेगा? CRR कितनी रख रहे हैं अपन? 20%। तो 100 रुपये में से 20 रुपये कहाँ चले गए भैया? अनिवार्य कोष में चले गए। अब मुझे बताओ, बैंक के पास कितने रुपए बचे लोन देने के लिए? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 80 रुपये बचे। कितने बचे? 80 रुपये बचे। अब मुझे बताओ, इस बैंक में जमा कितनी हो गई? ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया ना, तो आगे की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब बताओ भैया, 100 रुपये बैंक में जमा थे, अनिवार्य कोष 20 रुपये निकाल दिया, 80 रुपये अब बैंक लोन दे सकता है। तो भैया अब इस समय बैंक के पास सेविंग कितनी है? मतलब यूँ बोल लीजिए, बैंक के पास डिपॉजिट कितनी है? डिपॉजिट है मेरे प्यारे बच्चों 180 रुपये। कितने? 180 रुपये। सब रुपए में है 180 रुपये। 180 रुपये क्यों है? अरे भैया मुझे एक चीज़ बताओ, बैंक में जैसे मैंने लोन लिया, तो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि भैया लोन जब भी हम लेते हैं तो उस बैंक में हमें अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। क्या खुलवाना पड़ता है? अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और भैया जैसे मैंने अकाउंट खुलवाया किस बैंक में? जिस भी बैंक से मैंने ये भैया लोन लिया, ये मेरा अकाउंट है। अब मैंने भैया लोन लिया, मेरे अकाउंट में पहले थे 100 रुपये। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने लोन लिया 80 रुपये का लोन लिया, तो मेरे अकाउंट में अब कितने पैसे आ गए? 80 रुपये आ गए। 100 रुपये पहले थे, 80 रुपये मेरे कौन से पैसे आ गए मेरे अकाउंट में? भैया लोन जो मैंने लिया वो पैसे आ गए। तो मेरे अकाउंट में इस समय कितना बैलेंस है? 180 रुपये है। कितना बैलेंस है? 180 रुपये है। देखो एक बार क्या हुआ कि दो दोस्त थे, जैसे मैं विकास था, मेरे साथ में सूर्य प्रकाश था, हम दोनों बैठे हुए थे। तो सूर्य प्रकाश मेरे से पैसे लेने आया।
बोला कि विकास मेरे को 150 रुपये चाहिए, तो मैंने कहा मेरे अकाउंट में भाई 100 रुपये ही हैं, 150 रुपये मैं नहीं दे सकता, है ना, तो 100 रुपये चाहिए तो मेरे से ले जा। तो बोला नहीं तेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं, मेरे को खबर है। अरे मैंने कि देख भाई मेरे पास अभी अकाउंट में शाम को ही मैंने चेक किया था, मेरा बैलेंस 100 रुपये है। हाँ मेरे प्यारे मित्र, मैंने देख भाई लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, वो 80 रुपये जैसे लोन के आ जाएंगे ना तो मैं तेरे को दे दूंगा। तो बोला चल एक काम कर, ठीक है काम करते हैं भैया, तू तेरा अकाउंट चेक कर ऑनलाइन। जब अकाउंट चेक किया मैंने ऑनलाइन, तो मैंने क्या देखा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, 180 रुपये। कितना, 180 रुपये। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार सूर्य प्रकाश तेरा थोड़ा क्या बोलते हैं वो लग बहुत ज़ोरदार है। कैसे कि तूने भाई बड़ी मुश्किल से तो मैंने लोन प्राप्त किया, अब मैं तेरे को मना तो कर नहीं सकता भैया 150 रुपये देने के लिए, लेकिन मेरी सेविंग में कितने रुपए आ गए, अब 180 रुपये हो गए। अब क्यों शो कर रहा है भैया 180 रुपये, क्योंकि 80 रुपये मेरे लोन के आ गए। क्या आ गए, 80 रुपये लोन के आ गए। अच्छा मुझे एक बताओ, अगर 80 रुपये मेरे पास अकाउंट में लोन के आ गए तो इस बैंक के पास डिपॉजिट में कितना शो करेगा। अगर मैं पूछूं इस बैंक के पास डिपॉजिट कितनी है, जमा कितनी है, तो कितना बोलेगा बैंक, बैंक बोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि साहब हमारे पास 180 रुपये की क्या है, डिपॉजिट है। कितनी है, 180 रुपये की डिपॉजिट है। 100 रुपये तो पहले ही बैंक के पास यहाँ थे भैया जमा, समझ गए, उसमें से 80 रुपये ने लोन दे दिए, लेकिन 80 रुपये भैया वो जिसको लोन दिया उसके खाते में तो आएंगे ना। सपोज करो मेरे पास 80 रुपये आ गए खाते में, और इसको यूँ भी मान लो कि भैया कि मेरे पास मेरा जो अकाउंट था उस अकाउंट में 0 रुपये थे और मैंने कितना लोन मांगा, 80 रुपये मांगा। तो भैया 80 रुपये तो ये मेरे पास आ गए और 100 रुपये बैंक के पास पहले से थे, तो बैंक के डिपॉजिट में कितने रुपए उन्हें शो करने पड़ेंगे, 180 रुपये शो करने पड़ेंगे। इसको कम नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भैया ये जमा है, ये जनता का जमा है ना। वो भैया उन्होंने ऋण दिया है जनता के जमा में से। अगर आपसे मैं डिपॉजिट पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, साहब देखो हमारे पास 100 रुपये की तो जनता की डिपॉजिट है और 80 रुपये जो मेरे अकाउंट में आ गए ये भी तो इनको देने ही पड़ेंगे ना, ये भी तो इनकी लायबिलिटी होगी। तो क्या कहेंगे साहब, टोटल 180 रुपये बैंक में जमा है। समझ गए। अब जैसे ही बैंक में 180 रुपये जमा हो गए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलेगा, अरे भैया बैंक भैया 20 रुपये की CRR भी रखनी है, तो 20 रुपये की CRR जो आपको रखनी है जमा कराओ। तो भैया 20%, सॉरी माफ करना 20%, तो 18 दूनी 36 रुपये आपके क्या चले गए, CRR में आपको बैंक में जमा कराने पड़ गए। 36 रुपये जमा कराने पड़ गए भैया आपको। अब मुझे बताओ 180 रुपये आपके पास जमा है, कितनी जमा है, 180 रुपये, 36 रुपये आपके जमा हो गए भैया। तो अब मुझे ये बताओ भैया बैंक को द्वारा दिया गया ऋण कितना हो सकता है, कितना ऋण दे सकता है बैंक, कितना ऋण दे देगा। देखो ये कॉलम आप समझ गए ना तो काफ़ी चीज़ समझ जाओगे। अरे भैया बैंक के पास तो थे 100 रुपये ना, कितने रुपए थे, बैंक के पास तो 100 रुपये थे ना, लेकिन भैया बैंक ने अब कितना लोन दे सकते हैं, 80 रुपये लोन दे सकते हैं ना। अच्छा ये लोन के लिए जो 80 रुपये हैं किसी न किसी अकाउंट में तो रहेंगे, जिस अकाउंट में रहेंगे उसका मतलब क्या हो गया कि बैंक के पास इस समय कितना जमा राशि है, 180 रुपये है। 36 रुपये आपने भैया क्या कर दिए, CRR में रख दिए। तो भैया आप लोन पता है कितना दे सकते हैं भैया, यूँ समझो 100 में से यदि आपके 36 चले गए तो 64 रुपये जो है ना आप अब क्या दे सकते हो, ऋण दे सकते हो। कितना ऋण दे सकते हो, 64 रुपये ऋण दे सकते हो। कितना ऋण दे सकते हो, 64 रुपये ऋण दे सकते हो। ये भैया जो कहानी सारी चल रही है ना किसके लिए चल रही है, मुद्रा गुणक की गणना के लिए। किसके लिए, मुद्रा गुणक की गणना के लिए। अब मेरी बात समझो भैया, जो अनिवार्य कोष है ना 20%, क्या CRR कितनी है, 20%। अब ये जो भैया 100 रुपये यदि आपके पास बैंक के पास है ना, 100 रुपये सपोज करो 100 रुपये यदि आपके पास जमा है तो आप कितना लोन दे सकते हो, कितना मनी मल्टीप्लायर कर सकते हो। भैया ये 100 रुपये यदि ये बैंक के पास है ना तो इसका 5 गुना मल्टीप्लाई कर सकती है, ये 500 रुपये मल्टीप्लाई कर सकती है। सर ये कैसे कर देगी 500 रुपये मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकती है भैया कि हमें मालूम है कि जो CRR हमें रखनी है RBI के पास वो कितनी रखनी होती है, 100 रुपये रखनी होती है। कितनी रखनी होती है, 100 रुपये रखनी पड़ेगी 500 रुपये पे। अच्छा मुझे बताओ 100 रुपये हमने बैंक में यदि CRR जमा कर दिया, अब जो भी मुझे बैंक में जमा ला के देगा मैं पूरा का पूरा ऋण दे सकता हूँ ना, पूरा का पूरा लोन दे सकता हूँ ना। सपोज करो विकास जी ने किसी बैंक में 100 रुपये जमा करा दिए तो बैंक ने क्या किया, 100 रुपये आ गए, इसका मतलब हम 500 रुपये के ऋण बांट सकते हैं। कितने रुपये के ऋण बांट सकते हैं, 500 रुपये तक का खेल खेल सकते हैं। अब भैया 100 रुपये तो भैया आपने कहाँ जमा करा दिए,
जैसे 20 रुपये पहले कराए, 36 रुपये ऐसे कराए, भैया इस प्रकार से 100 रुपये पूरे आप जमा करा सकते हो और उसके अगेंस्ट में मुझे कितना लोन दे सकते हो आप, टोटल यदि करोगे तो भैया हम 500 रुपये तक का, मतलब 400 रुपये लोन, 100 रुपये आपके रिजर्व में, तो 500 रुपये का हम खेल खेल सकते हैं। मतलब हमने 100 रुपये से एक बैंक मुद्रा गणक को यूज़ में करते हुए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितने रुपए तक का खेल खेल सकता है, 500 रुपये तक का खेल खेल सकता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। प्री में पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि भैया इस बार नहीं तो अगली बार, नहीं तो अगली बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये मैं जो भी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी 12वीं की है ना, उसकी बैंकिंग के चैप्टर का है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जरूर इस क्लास को पूछेगी कभी ना कभी आपसे। समझ गए इतना? इसी में देखो एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, लोड मत लो, सारी पिक्चर लास्ट में सब जुड़ जाएगी। ये एसेट है, ये लायबिलिटीज। हमने अभी देखा था ना, जमा और एसेट के बारे में हमने देखा था। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि यदि आपके पास 100 रुपये है, कितने रुपए, 100 रुपये, तो कितना खेल खेल सकता है बैंक? 500 रुपये खेल खेल सकता है। अच्छा, 500 रुपये में से 100 रुपये तो कहाँ चले गए? आरबीआई के पास चले गए, सीआरआर के। और आपने लोन कितना बांट दिया भैया? 400 रुपये का बांट दिया। कितने रुपए का बांट सकते हो? 400 रुपये तक का लोन बांट सकते हो। मतलब कि एक बार 100 रुपये जमा आपके पास आ गए ना, तो उसके बाद जो भी आपके पास जमा कराने पैसा आया, तो ये जो साख सृजन की सीमा है ना, इस साख सृजन की सीमा यदि मैं 100 रुपये पे लेके चलूँ जमा पर, तो कितनी है भैया? 400 रुपये आप और लोन दे सकते हो। क्योंकि भैया 100 रुपये तो आपके कहाँ जमा हो गए? आरबीआई में जमा हो गए। उसके बाद 400 रुपये तक का आप और लोन दे सकते हो। क्यों दे सकते हो? क्योंकि हमें मालूम है कि आरबीआई हमें जब तक नहीं छेड़ेगा कि भैया 500 रुपये का 20% सीआरआर रखना तुम्हें जरूरी है, और 20% सीआरआर आरबीआई में हमने ऑलरेडी जमा करा दिया। कितना? 100 रुपये। क्योंकि हमारे पास 100 रुपये पहले ही एक व्यक्ति आए थे, विकास जी, वो जमा करा के चले गए थे। अब बैंक खेल खेलता रहा, कितने का? 400 रुपये तक का लोन बांट दिया। आराम से बांट सकता है ना। अब तो आरबीआई बोलेगी क्या? उसको कुछ कह सकती है क्या? वो क्या बोलेगा? बैंक साहब, मैंने तो आपको पहले ही 100 रुपये का सीआरआर जमा करा रखा है ना, अब जो भी पैसा यदि मेरे बैंक में जमा कराने आता है तो मैं पूरा पूरा आगे लोन में दे सकता हूँ। समझ गए भैया? अच्छा, अब देखो भैया, कोष मतलब सीआरआर में कितना पैसा जमा करा दिया? 100 रुपये जमा करा दिया। और ऋण कितना दे दिया आपने? 400 रुपये ऋण दे दिया। तो भैया जमा कितना है आपके पास? 500 रुपये जमा है। कितना जमा है? 500 रुपये जमा है। और ये हमेशा क्या होता है भैया? इक्वल होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो समझ गए ना, कोष और ऋण। एसेट क्या होती है? ये ऋण भी तो भैया इस बैंक का संपत्ति है ना। यदि मैंने किसी को लोन दिया तो पैसा तो मेरा है ना, उत्तरदायित्व या दायित्व तो आपका बनता है उसको लौटाने का। तो भैया इसलिए किस में आएगा? ये परिसंपत्ति में आएगा। कोई भी लोन होता है ना तो बैंक की एसेट मानी जाती है। इसको भी विशेष ध्यान रखना। कोई भी लोन होगा तो क्या कहलाएगी? बैंक की एसेट कहलाएगी। और ये 100 + 400 क्या भैया? अपनी जमा है। समझ गए? ये देखो बड़ी गूढ़ सा कॉन्सेप्ट है। इसको अगर दिक्कत आए ना तो एक बार देख लेना, पुनः दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। बस ये है कि इस कॉन्सेप्ट में व्योमकेश बख्शी बनने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे समझाया है आपको, केवल उसको उतना समझ लेना। ये आपको यहीं मिलेगा, आपकी अभ्युदय आईएएस क्लासेस पे ये फैक्टर मिलेगा आपको समझने को। समझ गए? तो इसको समझ लेना। अब इसमें देखो, M1 मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे तरल माना जाता है मुद्रा के माप में, जिसमें हम क्या जोड़ते हैं? करेंसी जोड़ते हैं। समझ गए? और बैंकों में जो जमाएं जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं। हमने इसमें क्या देखा दोस्तों? M1 कितनी हो गई थी? 0 + 500। मतलब सारी करेंसी तो जमा करा दी थी और जमा हो गई थी भैया 500 रुपये बैंक के पास। तो हमने कहा कि भैया अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की समय पूर्ति है, सप्लाई कितने की हो गई भैया? 500 रुपये की हो गई। कितनी की हो गई? 500 रुपये की हो गई। स्पष्ट है? मतलब कि भैया 100 रुपये से, मतलब भैया 100 रुपये से हमने कितनी सप्लाई कर दी? मुद्रा की पूर्ति कर दी 500 रुपये की कर दी। समझ गए? तो M1 क्या होता है? करेंसी प्लस जमा। केवल मैं आपको M1 ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया M1 क्या है, तरलता के क्रम में सबसे ऊपर है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सी? M1 है। क्यों है वो भी आपको समझ में आ गई। भैया जब 500 रुपये जमा है तो बैंक कभी भी भैया आपको लोन देगा तो मार्केट में तो पैसा आएगा ना वो, तो इसलिए सबसे तरल माना जाता है। और करेंसी अभी हम 0 मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने जो उदाहरण माना है उसमें यही माना है कि भैया केवल हमारे पास 100 रुपये थे और हमने बैंक में आगे जमा करा दिए। समझ गए?
अब देखो दोस्तों, मैं आपसे 2-3 स्टेटमेंट की बात करूंगा, उसको अच्छे से समझ लेना। मुद्रा पूर्ति 100 रुपये से कितने हो गई, 500 रुपये तक हो सकती है। ध्यान ध्यान देना। दूसरी बात देखना कि भैया जो ये CRR है ना, कैश रिजर्व रेशो, ये क्या करती है, मुद्रा पूर्ति को सीमित करती है। स्पष्ट है, ये इन स्टेटमेंट का ध्यान रखना भैया, वहाँ पर कई बार समझ में नहीं आते स्टेटमेंट यदि आपके एग्जाम में आ गए। तो मैंने पहले क्या बोला, मुद्रा पूर्ति 100 रुपये से 500 रुपये तक आप भैया क्या कर सकते हो, सृजन कर सकते हो। और भैया CRR मुद्रा पूर्ति को सीमित करती है, जो मनी सप्लाई है उसको सीमित करती है। सीमित करती है ना, कैसे करती है, हमने देखा था भैया 20% यदि आपने कर दी तो इस 20% के करने से क्या दिक्कत हो गई कि भैया 80 रुपये तक का ही आप लोन दे सकते हो। अच्छा, इसको 25% कर देंगे तो आप 75 रुपये लोन दे सकते हो आगे, क्योंकि 20% तो RBI में जमे हो गई। दूसरा स्टेटमेंट था कि कैश रिजर्व रेशो मुद्रा पूर्ति सीमित करती है, मनी सप्लाई को सीमित करती है। अब ये CRR भी तो भैया कल को SLR हो गया तो उससे भी मुद्रा पूर्ति सीमित करती है। अब इस प्रकार का जो भी इक्वेशन बनेगा जिसकी वजह से ऋण देने में आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी, जैसे CRR मैंने 25% कर दिया तो 75 रुपये आपको लोन देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई भी टर्मिनोलॉजी, चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे आपके वो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट हो, उनके माध्यम से यदि हम लोन देना आगे भैया मनी सप्लाई में हमें कमी करनी पड़ती है तो वो सब क्या करेगी, मनी सप्लाई को सीमित करेंगी। ध्यान देना, मनी सप्लाई को क्या कर देगी मेरे प्यारे दोस्तों, उसको सीमित कर देगी। स्पष्ट है? मतलब क्या हो गया भैया, जो CRR है वो सागर सृजन की सीमा का काम करती है। समझ गए? अब देखो, अब हम समझ लेते हैं मुद्रा गुणक भी, मनी मल्टीप्लायर। क्या मनी मल्टीप्लायर समझ लेते हैं। देखो, मनी मल्टीप्लायर का एक सूत्र है, उसको विशेष ध्यान रखना। 1/CRR कर लेना आप तो। क्या? 1/CRR कैश रिजर्व रेशो। क्या बता रहा हूं भैया, मैं मुद्रा गुणक के बारे में बता रहा हूं। मुद्रा गुणक के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना। CRR कितनी है भैया, 20% है, मतलब कि 1/0.2 आ गया। 0.2 कैसे आ गया, समझ में आया नहीं आया? जैसे भैया ये 1 का 20% है ना, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 20/100, यही लिखूंगा ना। अच्छा, इसको और मैं अगर सरल करता हूँ तो ये मैं जानता हूँ भैया, इसको 0.2 लिख सकता हूँ ना मैं अब। तो 1 बटा क्या हो गया, 0.2 हो गया। और 1/0.2 क्या आता है भैया, 5 आता है। यदि 20% आपकी CRR है तो आपका मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, यदि 1/25 हो तो तब कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। 0.25 होते ये मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कि यदि 25% CRR कर दोगे तो अब मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। तब हम क्या कहेंगे कि मुद्रा पूर्ति 100 रुपये से हम कितनी कर पाएंगे, 25% CRR होने पर 400 रुपये कर पाएंगे। समझ गए? मुद्रा गुणक समझ गए कि मनी मल्टीप्लायर, मनी कितना आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मुद्रा गुणक तो हमने देखा, मुद्रा गुणक यदि CRR आपकी 20% है तो 5 कितना टाइम कर पाएंगे, 500 रुपये तक का आप क्या कर सकते हो भैया, मुद्रा की पूर्ति कर सकते हो। स्पष्ट है? अब अगले एक छोटा सा टॉपिक और इसमें लेते हैं। ये कह रहा है टॉपिक, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण और उसके नीतिगत उपाय। ये जो भी मनी सप्लाई कर रहे हैं इसको नियंत्रित कैसे करते हैं और उसके लिए क्या नीतिगत उपाय, क्या पॉलिसी मेजरमेंट हम लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि जो RBI है, बैंकों का बैंक, ये भैया करेंसी निर्गमित करता है। करेंसी निर्गमित मतलब भैया पैसे छापने का काम किसका है, केवल RBI का ही है। इसके अलावा और कोई नहीं छाप सकता भारत देश में। जो और छापेंगे वो इल्लीगल कहलाएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, यदि व्यावसायिक बैंकों को बाजार में अधिक साख सृजन की डिमांड आ गई तो उनको पैसा चाहिए, मतलब लोन देने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसे भैया पैसों के लिए वो क्या करेंगे, 2 तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि वो चले गए भैया बाजार में, मार्केट में जाके लोगों से, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से भैया कैसे करके पैसे लिए है। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भैया हम किसके पास जाएं, बैंकों के पापा जी RBI के पास चले गए और क्या बोले कि
पापा जी पैसे चाहिए लोन देने के लिए मार्केट में, मुद्रा पूर्ति बढ़ानी है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय, सबको लोन चाहिए, काम धंधा बढ़ाना, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। तो आरबीआई ने क्या दिया भैया, उन व्यवसायिक बैंकों को पैसा दे दिया। तो एक टर्मिनोलॉजी और काम आती है भैया, अंतिम शरण का जो ऋणदाता है वह कौन है, वो आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। अच्छा पापा जी पैसा दे तो रहे हैं इनको, तो पापा जी को इनमें ध्यान भी तो रखना पड़ेगा कि भैया ये पैसा दिया है, कहीं आंख मीच के मार्केट में बांटना स्टार्ट नहीं कर दें। तो उसके लिए कुछ नियंत्रणकारी उपाय भी आरबीआई अपनाता है, और नियंत्रणकारी उपायों में एक उपाय तो कहलाता है परिमाणात्मक और एक कहलाता है गुणात्मक। ये जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भैया केवल ट्रेलर है, क्योंकि इस ट्रेलर के बाद हम भैया आरबीआई स्टार्ट कर देंगे, और आरबीआई को जब हम विस्तृत रूप से समझेंगे तो इन सभी टर्मिनोलॉजीज को और ही बड़े विस्तृत रूप से, गहन रूप से उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये देख लो, हल्का सा देख लो, परिमाणात्मक और गुणात्मक ये कौन कौन से नियंत्रण के उपाय होते हैं। देखो सामान्यतः परिमाणात्मक में आते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसको आप जानते हो, है ना। कैश रिजर्व रेशो अभी हमने समझा ही था। एक आपका हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आप सभी जानते हो भैया कि जब खुले बाजार में रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचना या खरीदने का काम करता है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेटा दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पूर्ण रूप से स्थायित्व वाली क्रियाएं, और एक होती है अस्थायी। देखो ये जो अस्थायी है ना, इसमें जो हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझा था ना, वो इसी में आती है। किसमें? अस्थायी में, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा पूर्ण रूप स्थायित्व से मेरा क्या तात्पर्य है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सरकार प्रतिभूतियां निकालती है ना, ये सपोज करो ये इंडियन गवर्नमेंट है, इनने भैया कोई प्रतिभूति निकाली, इस प्रतिभूतियों को इनिशियली कौन लेगा? आरबीआई लेके आता है। अब आरबीआई इसको क्या करता है, आगे मार्केट में सेल करता है। जैसे सपोज करो इनने कोई सिक्योरिटी निकाली, उसको इन्होंने सेल कर दी, सेल करने के बाद पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। और देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनको सिक्योरिटीज देती है ना, प्रतिभूतियां बेचती है ना, ये प्रतिभूतियां आरबीआई को बेचती है, तो आरबीआई इसके बदले में इनको चेक प्रोवाइड करा देता है। क्या देता है? चेक दे देता है। क्या देता है? आरबीआई गवर्नमेंट को चेक देता है, और गवर्नमेंट इस चेक को एनकैश कर लेती है, तो उससे क्या होता है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। समझ गए? अब भैया जो आरबीआई के पास ये जो प्रतिभूतियां आई हैं, ये क्या करता है, बाजार में इनको सेल कर देता है। क्या? बाजार में सेल कर देता है, जिसमें व्यावसायिक बैंक भी है या ओपन मार्केट ऑपरेशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देने के लिए सेल पे निकाल देता है। अब मुझे एक बताओ, सेल कर दिया इसने, कोई आपके साथ कोई ऐसा अनुबंध किया क्या कि मैं सेल कर रहा हूँ तो तुमसे वापस खरीद सकता हूँ क्या, या तुम मुझे कोई प्रतिभूति बेच रहे हो तो मैं तुम्हें ऐसा कोई अनुबंध है क्या कि तुम मुझसे वापस खरीद सकते हो क्या? नहीं, ना आरबीआई खरीदने वाले और बेचने वाले के पास ऐसा कोई अनुबंध नहीं है कि एक बार बिक गया तो बिक गया, पैसा आ गया तो आ गया, खरीद लिया तो खरीद लिया, मतलब कि आपको पैसा दे दिया तो दे दिया, वापस लेने खरीदने का कोई इसमें क्लॉज नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण रूप वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन। स्थायित्व है इसमें भैया वापसी का कोई ऐसा अनुबंध नहीं है। तो भैया एक तो टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है, दूसरा टाइप ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है जो अस्थायी होता है, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कीमत और भैया साथ ही साथ उसका दिनांक भी तय होती है कि कितने दिन के अंतर्गत भैया हम वापस आपसे प्रतिभूति ले लेंगे। ये दो चीज़ इसमें होती हैं, ध्यान रखना। अभी जब हम आरबीआई के इन सभी उपायों के बारे में समझेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तो इतना समझ लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक स्थायित्व वाला होता है, एक अस्थायी वाला होता है। जो स्थायित्व वाला होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक बार प्रतिभूति बेच दी तो उसमें कोई ऐसा अनुबंध नहीं होता है कि भैया वापस आप मुझसे मांग सकते हो या मैं आपसे मांग सकता हूं कि वापस दो, आपकी जचेगी तभी दोगे। लेकिन भैया रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में ऐसा नहीं है। और आप सभी जानते हो ये जो रेपो रेट है, इस रेपो रेट को हम बोलते भी क्या है? रीपर्चेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं? रीपर्चेज ऑप्शन। मतलब कि पुनः खरीद के आपको ऑप्शन दे दिया कि भैया पुनः भी खरीद सकते हैं। ऐसा ऑप्शन इसमें मिलेगा क्या? ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। इसीलिए भैया इसको पूर्ण रूप से स्थायित्व वाला होता है कि एक बार आपने मार्केट में प्रतिभूति बेच दी तो भैया जिसके पास भी पैसा पहुंच गया वो स्थायित्व हो गया।
समझ गए, उसमें आगे आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ऐसा ऑप्शन होता है कि आप उसको पुनः खरीद कर सकते हैं, उसमें दिनांक और कितना प्रतिशत ब्याज पे आप दे रहे हो ये दोनों तय होती है। समझ गए, मतलब दिन तय होते हैं कि जैसे ओवरनाइट आपने दिया रेपो रेट के लिए कोई प्रतिभूति बेची, या 7 दिन के लिए बेची, या 14 दिन के लिए बेची, ये इसके अंतर्गत रेपो में रीपर्चेज ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों में अंकित होता है। समझ गए। अच्छा, एक और इसका परिमाणात्मक में आता है बैंक रेट। ये एक और आता है बैंक रेट। बैंक रेट आप सभी जानते हो भैया, आरबीआई और व्यावसायिक बैंक जिस बैंक दर पर अपना काम करते हैं वो बैंक रेट कहलाता है एक तरह। समझ गए। अच्छा, अब देख लो गुणात्मक। ये आपके लिए छोटा सा ट्रेलर है भैया, क्योंकि आरबीआई जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर होती चली जाएंगी। मैं इसको यहाँ पर अभी क्यों ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भैया एनसीईआरटी का जो प्रमुख स्टेटमेंट वाला पक्ष है ना वो यहीं पर पूरा हो जाए। क्या, अपने एनसीईआरटी की 12वीं की जो बैंकिंग वाला चैप्टर है उसमें बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो स्टेटमेंट यहीं पर पूरे सारे क्लियर हो जाएं। इस निमित्त मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और इनिशियली आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी ना, तो जब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और उसको इन सारे बिंदुओं के साथ में जोड़ भी पाएंगे। अच्छा, गुणात्मक में क्या होता है भैया, इसमें नैतिक दबाव ज़्यादा चलता है, कोई पेनल्टीज वगैरह लगती हैं वो सब गुणात्मक में लगती हैं। एक होता है भैया जैसे आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, इसके माध्यम से भी क्या करते हैं, नियंत्रित करती है आरबीआई। जैसे अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% से बढ़ाकर 45% कर दें तो आपकी मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर देगी ना, या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कम कर दे कि अब बैंकों को छूट दे दी हमने कि केवल 30% क्षेत्रों को ही, या 30% लोन जो आपका है वही आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देंगे, या मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र को लोन देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है 70% लोन ये बाजार में बांट देंगे। उससे क्या हो जाएगी, मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, स्पष्ट। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ भैया डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो, ये जो 12वीं की एनसीईआरटी मैंने तो काफ़ी दिनों बाद वापस देखी थी इसको, तो इसमें से जो बड़े प्यारे प्यारे स्टेटमेंट आए ना उनको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। जैसे हमारे आरएस में भी एक बार प्रश्न आया था मुद्रा गुणक वाला, वो सीधे सीधे इसी में से उठा के दिया था। और आप पुराने जब मुद्रा बैंकिंग में कई प्रश्न देखेंगे जो सीआरआर से रिलेटेड हैं, वो भी आपको इसी चैप्टर में से दिए गए हैं, है ना। उसके लिए कोई अलग से कोई बड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर आरबीआई पे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम समझ लेते हैं आरबीआई को। देखो, अब मैं कह रहा था ना क्यों हम लास्ट में आरबीआई को लेके चलेंगे। मैं अब आपको आरबीआई कराऊंगा ना तो आप ढंग से मौद्रिक नीति को समझ पाएंगे और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आरबीआई से रिलेट भी कर पाएंगे। देखिए, आरबीआई के बारे में बैंकिंग जब हमने पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको उसके बारे में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री तो नहीं, संपूर्ण हिस्ट्री बता दी थी। यहाँ पर मैं आपको उसका थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मालूम है जो आरबीआई है, ये संस्था जो हमारी आज़ादी से पूर्व की संस्था है। आज़ादी से पूर्व एक शाही आयोग बना था। उस शाही आयोग ने ब्रिटिश संसद को सिफारिश करी कि सब भारत में हमें एक बैंकिंग इंडस्ट्री के रूप में एक शीर्ष संस्था की आवश्यकता है जो बनाई जाए। और किस नाम से बनाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बनाएंगे। और ब्रिटिश संसद ने जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को पास किया और 1935 में आरबीआई का गठन हो गया। अच्छा, पहले कौन बने थे गवर्नर, आप सभी को ध्यान होगा, ऑसबॉर्न स्मिथ अपने पहले गवर्नर बने थे। और हमारे भारत के जैसे श्री राम करके बड़े उद्योगपति थे, उनका भी इसमें हिस्सेदारी थी। एक बात और आपको अवश्य ध्यान होगी कि जो हमारा आरबीआई बना था, ये आरबीआई स्वतंत्रता से पूर्व कैसी संस्था थी, ये संयुक्त स्वामित्व वाली संस्था थी। इसमें सरकारी शेयर होल्डिंग भी थी तो निजी शेयर होल्डिंग भी थी। अच्छा, अब इसमें जब सरकारी और निजी दोनों शेयर होल्डर्स थे, उनका अपना अपना अंश था, तो उसी के आधार पर इसमें गवर्नर की और निदेशकों की नियुक्ति किया जाती थी। देखो, गवर्नमेंट तो क्या करती थी, गवर्नमेंट कहती थी साहब हमारे इतने शेयर है तो आप हमें अधिकार दीजिए गवर्नर को नियुक्त करने के लिए। तो गवर्नर की नियुक्ति आज़ादी से पूर्व कौन किया करते थे, ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट किया करती थी। अच्छा, और जो डायरेक्टर्स थे, निदेशक थे, उनकी नियुक्ति कौन करते थे, उनकी नियुक्ति प्राइवेट शेयर होल्डर्स किया करते थे। निजी अंशधारिता वाले जो पार्टनर थे वो डायरेक्टर्स की नियुक्ति किया करते थे। ये बेसिकली फ्रेमवर्क वहाँ पर आज़ादी से पूर्व काम किया करता था। जैसे ही भारत अपना 47 में आज़ाद हुआ तो इसको तो भैया 1947 में जितनी भी ब्रिटिश संपत्तियाँ थी उसको हमने अपने अधिकार में ले लिया, कन्वर्ट कर लिया गवर्नमेंट में।
लेकिन ये जो आरबीआई थी भैया, इसमें तो क्या, ये तो ज्वाइंट पार्टनरशिप या यूँ कह लीजिए कि सरकारी और निजी दोनों स्वामित्व वाली ये कंपनी थी, समझ गए। अब भैया इसको कैसे करोगे आप, तो आरबीआई को मजबूत करने के लिए 1949 में हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, समझ गए। और 1949 में ही हमने एक बैंकिंग अधिनियम और लेके आए, जिसके माध्यम से हमने इसको ताकत दे दी कि देश में होने वाले बैंकिंग जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे, उन सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का नियमन कौन कर सकेगा, ये हमारा बैंक होगा। बैंक सभी बैंकों के पिताजी आरबीआई करेंगे। ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। और जिसको भी ब्रीफ हिस्ट्री देखनी है और विस्तृत रूप से, हाँ, जो बैंकिंग वाला हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। अब भैया ये जो आरबीआई की हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये है कैसी संस्था, जिसमें काम करने वाले लोग कौन हैं, कौन हायरार्की में सबसे ऊपर है, और ये कैसा एक इनका अधिकारियों का पूरा एक अधिकारियों की हायरार्की है, जिसके माध्यम से देश की अर्थनीति को चलाया जाता है। देखो ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें देखो दो तरह के निदेशक हैं, इसमें जितने भी अधिकारी हैं ना, सबको डायरेक्टर कहते हैं। और जो डायरेक्टर हैं दो तरह के हैं, एक तो सरकारी है, एक सरकारी निदेशक है, और एक है मेरे प्यारे दोस्तों गैर सरकारी निदेशक। कौन सा, गैर सरकारी निदेशक। ये ध्यान रखना। देखो जो गवर्नर है ना, जिसपे गवर्नर नाम लग रहा है, जिसके टाइटल में गवर्नर नाम लग रहा है, तय मान के चलना वो कौन सा होगा, वो सरकारी निदेशक की कैटेगरी में आएगा, समझ गए। और बाकी क्या आएगा, गैर सरकारी निदेशक आएगा। मतलब ये तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए, ये नॉन ऑफिशियल्स डायरेक्टर हो गए। स्पष्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे कुछ शब्द बोलूँगा, उनको अच्छे से ध्यान करना। ये जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक अधिकारी। क्या बोलते हैं, पूर्णकालिक अधिकारी। दूसरी चीज का ध्यान रखना, इनकी जो नियुक्ति होती है वह 4 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है, 4 वर्ष के लिए होती है। स्पष्ट है। अच्छा दूसरे देखो, अब गैर सरकारी निदेशक, ये नॉमिनेटेड होते हैं, वो नियुक्त होते हैं। ये नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें 10 + 2, इसको कर लेना 12। देखो 10 तो होते हैं नॉमिनेटेड विशेषज्ञ। वो 10 विशेषज्ञ कौन होते हैं, जिनका अर्थव्यवस्था में या देश की आर्थिक नीति में विशेषज्ञता उन्होंने प्राप्त कर रखी है। ऐसे 10 लोगों को तो हम जोड़ते हैं गैर सरकारी निदेशक में, जो हमारे रीति नीति बनाने में हमारी मदद करते हैं। और 2 मेरे प्यारे दोस्तों सरकारी अधिकारी भी जोड़े जाते हैं। तो हमने क्या देखा, 12 तो अधिकारी ये जुड़ गए, मतलब 12 गैर सरकारी निदेशक तो जो ये जुड़ गए, और 4 निदेशक और जोड़े जाते हैं। ये 4 निदेशक कौन होते हैं, जो स्थानीय बोर्ड हैं। हमारे भारत देश में 4 स्थानीय बोर्ड हैं आरबीआई के, उन प्रत्येक स्थानीय बोर्डों का एक जो निदेशक होता है वो भैया इसमें जोड़ा जाता है, समझ गए, प्रत्येक में से एक। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हाँ, ये जो मैंने 4 डेप्यूटी गवर्नर है ना, क्या इनको 5 कर सकते हैं, क्या 6 कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अधिकतम आप 4 डेप्यूटी गवर्नर ही कर सकते हैं, ये अधिनियम में लिखा हुआ है। स्पष्ट है। क्या 4 डेप्यूटी गवर्नर ही आप नियुक्त कर सकते हैं। यदि स्टेटमेंट में आ जाए कि अधिकतम 5 डेप्यूटी गवर्नर आप नियुक्त कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। नहीं, सब अधिकतम तो केवल आप 4 ही कर सकते हो। 1 + 4 = मतलब 5 हो जाएगा। ध्यान रखना, समझ गए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल सरकारी निदेशक कितने हैं, बिल्कुल सही 5 हैं। 1 + 4 5। गैर सरकारी निदेशक कितने हैं, तो ये हो गए 16। कितने हो गए, 16। 12 और 4 16। और ये 4 निदेशक है ना, ये नॉमिनेटेड हैं। जो 4 जितने भी स्थानीय बोर्ड है ना, इनमें से एक निदेशक लिया जाता है। ये आपको स्पष्ट होगा, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी भारी गणित है। अच्छा एक अब ये एक समरी और देख लो। देखो हमारे बैंक में फिर ये रिजर्व बैंक का ढांचा कैसे कहलाएगा पूरे देश की, यदि मैं बात करूँ तो भैया एक तो हो गया हमारा सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। 4 लोकल बोर्ड हो गए, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक एक लोकल बोर्ड है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। स्पष्ट है। और प्रत्येक में से 5 सदस्य, प्रत्येक में कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। इनको रीजनल डायरेक्टर्स भी आप बोल सकते हैं। अच्छा इनकी भी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है। मतलब कि भैया कोई भी अधिकारी हो इसमें, वो कितने वर्षों के लिए इसमें आएगा, आरबीआई में 4 वर्षों के लिए आएगा। स्पष्ट है। किसी को स्क्रीनशॉट क्या क्या लेते हो तुम देख लेना। अच्छा हाँ भाई,
मार्केटिंग तो रह गई, हर बार भूल जाता हूँ। 8619059759 ये अभ्युदय IAS का व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। किसी को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी शंका हो, कोई समाधान चाहते हो, तो ये अपना नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर मुझसे बात कर लेना। बात कैसे होगी? मैसेज छोड़ देना, मैं आपसे बात कर लूँगा। स्पष्ट है? अब हम आगे बढ़ते हैं ना, इसके दो और अन्य जो अधिनियम है उनको पढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया हमारा जो रिजर्व बैंक है भारत का, ये कार्य क्या करता है। देखो इसमें दो चीज़ रह गई थी आपको बतानी, तो इसको पुनः देख लो कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। हमारे गवर्नर साहब कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये जो भैया हेड ऑफिस जो मुंबई में है 1937, मैंने आगे लिखा हुआ है। क्यों लिखा है 1937? ये इसलिए लिखा कि भैया इससे पहले कोलकाता में था। हमारा जो RBI का हेड ऑफिस था 1937 से पहले कोलकाता में था। और अभी वर्तमान में हमारे श्री शक्तिकांत दास जी कौन है? निदेशक हैं, सॉरी गवर्नर है, माफ़ करना। अच्छा अब देखो भैया इसके कार्य समझ लेते हैं RBI के। एक बार ये ग्राफ समझ लो। देखो RBI के जितने भी कार्य हैं ना आपको सारे के सारे पता हैं, बस उनको भैया शब्दों में पिरोने की समस्या आती है कि सर वो कई बार हम किसी को बताते हैं कि सर क्या बताना है सर। वो देखो वैसा होता है ना वो कि इस प्रकार से काम करते हैं, वो पैसा लेके जाता है देता है, वो ऐसा होता है ना वो जिसमें से आप पैसा दिया, अकाउंट में आपने नंबर डाला, तो इन शब्दों को आपको क्या कहना है उसको हम शब्द दे लेते हैं। आपको सब मालूम है, मुझे इसमें आपको कुछ नया बताना नहीं है। हाँ रटना नहीं है, रटोगे ना तो ये जो इसके कार्य हैं हर बार भूल जाओगे। पूरी तुम्हारी IAS की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तैयारी की, लेकिन तुम्हें कार्य ध्यान नहीं रहेंगे। उसे रटने की कोशिश मत करना, समझ लेना, सब समझ चुके हो तुम। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनके दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक परंपरागत और एक विकासपरक। परंपरागत को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल वर्क। देखो इसको वर्क की जगह फंक्शन लिखना है ना, प्रकार्य भी बोलते हैं इसको, फंक्शन कहते हैं ना भैया। कि जैसे कि हलवाई का मूल काम क्या है? समोसा बना के बेच रहा है, जैसे समोसे की दुकान है अपनी, तो उसको पारंपरिक कार्य क्या है? समोसे बनाने के बेचना है। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या कर दिया? दही बेचना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब दही जमाना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका मूल कार्य तो यही था, समोसे बना के बेचना। वो तो उसका साइड में अलग काम चालू हो गया। अब भैया अगर मैं RBI के बारे में बात करूं तो ट्रेडिशनल काम के बारे में देख लेंगे, और हम विकास परक कार्यों के बारे में देख लेंगे, मतलब उसके डेवलपमेंटल फंक्शंस है। एक बार इसको समझो। बैंक तुम्हारे दिमाग में आते ही हमने देखा जमा करना, उनसे ऋण लेना, यही मूल काम है। एक एक करके देखना, दिमाग लगाना, रटना नहीं। मेरी जेब में जो पैसा पड़ा है अभी वर्तमान में, तो जेब अभी खाली है, पर भैया ये जो पैसा धेला जो भी है ये कहाँ से निर्गमन होता है? इसका निर्गमन होता है RBI से। कहाँ से होता है? RBI से। मतलब कि मुद्रा का निर्गमन कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और ये निर्गमन करने के बाद भैया इकट्ठा होके जो आया पेटियों में भर भर के, इनका मैनेजमेंट कौन करेगा? किसको देना, किसको कहाँ भेजना, इसका प्रबंधन भी कौन करेगा? RBI करेगा। मतलब कि मुद्रा का निर्गमन और उसका प्रबंधन, ये दोनों कार्य कौन करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे। एक नंबर। दूसरा बैंकर, मतलब ये सबसे बड़ा बैंक है भैया, लास्ट रिजॉर्ट है। हमने लिखा था ना अंतिम शरण दाता, कौन? ऋण का। कौन है ये? बैंकर है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को जब भी आफत आती है तो किस देवता को पुकारते हैं? RBI को पुकारते हैं। समझ गए? तो बैंकर है ये भी बैंकर है। तीसरा, अच्छा मुझे बताओ, मैंने तो मेरा अकाउंट व्यावसायिक शाखा में खुला लिया है, क्या RBI बैंक में जाके, या ये जो रीजनल सेंटर मैंने आपको बताए थे, उन रीजनल सेंटर में जाके मैं अपना अकाउंट RBI बैंक में खुला सकता हूँ क्या? नहीं खुला सकता। तो भैया लेकिन इसी प्रकार से जो सरकारें हैं केंद्र की और राज्य की, वो जो है सरकारें, उनके लिए बैंक का काम कौन करेगा? उनके बैंक का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। मतलब सरकारों के लिए, केंद्र और राज्यों के लिए बैंक के कार्य कौन करता है? RBI करता है। स्पष्ट है? क्लियर? 3 कार्य देख लिया आपने, याद करने की जरूरत ही नहीं। पहला, जेब में जो पैसा है, घर में पैसा दिला पड़ा है, कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। छापने के बाद उनका प्रबंधन कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। दूसरा, बैंकर, जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान हैं उनके लिए भी तो कोई बैंक चाहिए, मेन एक रिजॉर्ट चाहिए। वो बैंकर कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तीसरा, सरकारों के लिए बैंक के कार्य, केंद्र और राज्य, ध्यान रखना,
केंद्र और राज्य दोनों के लिए आरबीआई काम करता है। स्टेटमेंट में यदि कभी प्रश्न आ जाए कि भैया केंद्र और राज्यों के लिए बैंकर का काम कौन करता है, तो आरबीआई करती है। चलिए चौथा, वित्त बाजार का नियमन। देखो ये काम तो आपने देख लिया एज ए बैंक के रूप में, अब इसका रेगुलेशन करने के भी काम है, वो भी देख लो। रेगुलेशन मतलब नियमन और नियंत्रण तो करेगा ना। हमने क्या कह रखा है भैया, सर्वोच्च यही है, बैंकों के पापा जी यही है। बैंकों का बैंक जिसको कहते हैं, शब्द ध्यान रखना, ये भैया वित्त बाजार का नियमन करेगा। जितने भी फाइनेंशियल मार्केट हमारे चल रहे हैं उन सब का नियमन करता कौन है, रेगुलेशन करेगा आरबीआई। इसके आगे हम देखो भैया कि जितने भी विदेशी बाजार का नियमन है, क्योंकि हमारा मेन तो केंद्रीय बैंक यही है, तो विदेश से जो भी विदेशी व्यापार का नियमन होगा उस बाजार का नियमन किसके माध्यम से होगा, आरबीआई के माध्यम से होगा। सब समझेंगे अभी। अगला एक देख लो, अब मौद्रिक नीति हम पढ़ रहे हैं। मौद्रिक नीति में हमने इसीलिए आरबीआई को लिया है, और आप समझोगे मौद्रिक और वित्तीय तथ्यों का ये जो संग्रह करना, जितने भी डेटाज आते हैं क्वार्टरली, आपके हाफ ईयरली, एनुअली, इनको संग्रह करके इनको विश्लेषण करते हैं कि भैया मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, उसी के अनुसार हम हमारी मॉनेटरी पॉलिसी निकालें, और उनका विश्लेषण करके भैया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो प्रकाशन भी किया जाता है। समझ गए? आपने देख लिया भैया 6 कार्य। पहला कार्य हमने देखा मुद्रा का निर्गमन और उसका मुद्रा का भंडार का प्रबंधन करना, बैंकर के रूप में हमने कार्य देखा। तीसरा हमने देखा सरकारों के लिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए बैंक के कार्य करते हैं। और फिर हमने देखा वित्त बाजार का नियमन, विदेशी बाजार का नियमन, और मौद्रिक और वित्तीय तथ्यों का संग्रह करना, विश्लेषण करना और उनका प्रकाशन करना। ये भी काम किसका है, आरबीआई। ये ट्रेडिशनल काम है, ये मूल कार्य है, ट्रेडिशनल कार्य। देखो कई बार स्टेटमेंट में तुमसे आ गया कि 3 कार्य तो इसके पकड़ा दिया और 1 कार्य ये वित्तीय नवाचार दे दिया, तो दिमाग लगा लेना कि भैया मूल काम जो समोसा बनाने का है वो हमारा ये है। ये 6 के 6 कार्य हैं। अगर वित्तीय नवाचार करने के लिए आपको बोल दिया तो वो काम आपका ट्रेडिशनल नहीं, वो डेवलपमेंटल फंक्शन है। वो कैसा फंक्शन है, वो डेवलपमेंटल फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं विकास परक कार्य, डेवलपमेंटल फंक्शन। स्पष्ट है? आइए विकास परक कार्यों के बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये शब्दों को ही पकड़ लो आप, तो इस शब्द से यह आशय निकलता है कि भैया हमें कैसे करके हमारी वित्तीय सेवाओं को डेवलप करना है, उसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है। वित्त प्रणाली का विस्तार और आधुनिकीकरण। देखो आधुनिकीकरण किसके माध्यम से हो रहा है, एटीएम लगा दिया। एटीएम लगाने से वित्त की प्रणाली का विस्तार और आधुनिकीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अच्छा दूसरा देखो वित्तीय नवाचार, ऑनलाइन बैंकिंग आप देखते हो नहीं देखते हो, ये सारे नवाचार आपके लिए आ रहे हैं नहीं आ रहे। मोबाइल पे आपके मैसेज आते हैं नहीं आते हैं, एकदम से आप पैसा निकालते हो जाता है तो मोबाइल पे अपने मैसेज आ जाता है, ये सारे आपके वित्तीय नवाचार कहलाते हैं। तीसरा विशिष्ट या लक्षित कार्यक्रम। देखो समाज के जो वंचित वर्ग हैं या ऐसे उत्पादन के क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको हमारी योजनाओं के बारे में मालूम करवाने के लिए हम विशिष्ट या लक्षित कार्यक्रम चलाते हैं। लक्षित मतलब कि टारगेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, किसी विशेष सेगमेंट के लिए प्रोग्राम चलाते हैं। तो वह काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में पूछ लेंगे आरबीआई के कार्य हो गए। कोई जल्दी से ध्यान इसलिए नहीं देता और पढ़ते भी हैं तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, हम इसको हल्के में ले लेते हैं। आरबीआई कार्य तो बता देंगे, लेकिन अब आप ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, परंपरागत कार्य और दूसरा हो गया उसका डेवलपमेंटल कार्य। और इसको भी हमने बांटा, परंपरागत के हमने 6 प्रकार के इसके कार्य देखे और डेवलपमेंटल फंक्शन के हमने मूल रूप से इसके 3 कार्य देखे। स्पष्ट है? ऐसा का ऐसा ये फ्रेमवर्क अपने कॉपी में बना लेना और इसको समझ के रट लेना। रट नहीं लेना मतलब समझ के रट लेना। और इसके बाद कल की जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें खोल के इसके एक एक कार्य को समझेंगे, अन्य कई मुद्राओं के एस्पेक्ट समझेंगे। और देखो अब आरबीआई पढ़ रहे हैं ना, तो इसी क्रम में अब हम वर्चुअल करेंसी को भी बाद में लेके चलेंगे। वो प्रखर ने एक प्रश्न पूछा था, सर वो वर्चुअल मुद्रा का जब आपने पढ़ाया तो वर्चुअल करेंसी मतलब बिटकॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया। देखो बिटकॉइन, ये जितने भी क्रिप्टो करेंसी अभी 2-4 और नई आई हैं, उन सब के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही आरबीआई हम धीरे धीरे आगे ख़त्म करेंगे ना, तो एक सेक्शन लेके आएंगे उसमें कर देंगे ना। मैंने इसलिए नहीं लिया कि भैया एक बार जो हमारे लीगली बाइंडिंग करेंसीज जो चल रही है उनको तो देख लें अपन, साथ में बाद में उसको जोड़ लेंगे। स्पष्ट है? आज का सेशन यही करेंगे ख़त्म। और कल अब देखो कल की भी क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो कल आपको क्लास आने में दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छा, सैटरडे संडे को क्या दिक्कत रही, सिविल वर्क भी चल रहा था दोस्तों। एक तो सिविल वर्क भी चल रहा था अपने इंस्टीट्यूट में, और हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम ले नहीं पाए थे। कल का लेक्चर तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब इसके बाद बेसिकली जो क्लास ली थी वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आगे कर दी है, यूँ मान लो आप तो। ओके, मार्केटिंग व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखना, जिसको कोई भी इससे शंका समाधान हो तो मुझसे बात कर लेना। आप बात कैसे करोगे, मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं अवश्य आपसे 6 घंटे के अंदर बात कर दूंगा। रात्रि का समय को उसमें काउंट मत करना 6 घंटे में, ठीक है। चलिए, आपका दिन बहुत अच्छे से निकले। जो पढ़ाया है इसको रिवाइज़ कर लेना, जो पहले का पढ़ाया है उसे जोड़ लेना, और कल का लेक्चर आपको समय पे मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो इकोनॉमिक के लेक्चर है ना, आपको 6 बजे के बाद ही मिला करेंगे। मतलब कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि 6 से 7 के बीच में इसको अपलोड कर दे। कारण ये रहता है कि जो हमारे भाई साहब आते हैं इसको अपलोड करने वाले, वो 6 बजे ही आते हैं यहाँ पर, है ना। तो 6 से 7 में इसको अपलोड कर देंगे तो शाम को आपको लेक्चर मिल जाएगा। और यदि दिन में होगा, उनका दिन में आना होगा, तो मैं आपको 1-1.5 घंटे पहले मैसेज कर दूंगा कि भैया ये इस समय लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी देख लो, फिर इसको और स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। चलिए जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। खूब प्रेम दे रहे हो तुम कई दिनों से अभ्युदय IAS को, तो उसके लिए मैं अपने अंतर मन से तुम सबको बहुत बहुत श्रेय हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये क्या करता है, मेहनत करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए क्या करता है, पुश करता रहता है। जब तुम अच्छा बोलते हो ना, या कुछ सुझाव देते हो, तो सुझाव उसको और अच्छा करने के लिए पुश करता है, धक्का देता है कि चलो विकास जी सब मिलकर और बढ़िया करो, ठीक है ना। चलिए, ओके, धन्यवाद।